नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जीकेसी टॉक और मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास शख्स मौजूद हैं, एडवोकेट अवनीश श्रीवास्तव जी। अवनीश जी, आपको बहुत-बहुत स्वागत है जीकेसी टॉक में। थैंक यू। अवनीश श्रीवास्तव जी जो हैं वो नेक्स्ट एंड एसोसिएट से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जीकेसी जो सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर समाज के लिए कर रही है बहुत सारा काम, उससे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि अवनीश जी आप दर्शकों को बताइए कि सफर कैसा रहा, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे और फिलहाल आप समाज के लिए क्या कुछ योगदान दे रहे हैं। थैंक यू पूजा जी। सफ़र तो बहुत बड़ी सफ़र हो चुकी है। अब मैं करीब 50 पकड़ने वाला हूँ। तो जो सफ़र मेरी शुरुआत हुई थी और आज की सफ़र है, ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है और मैं कहूँगा कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ अपने जीवन से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरी जन्म सिवान डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जहाँ मेरा जन्म हुआ था और शुरू के 5 साल की जो क्लास 5 तक की पढ़ाई हुई थी मेरी, वहाँ के गाँव के स्कूल में हुई थी। और एक्चुअली 5 तक क्लास ही मेरी यहाँ पे होती थी, प्राइमरी स्कूल ही था। तो उस ज़माने में हम लोग फाइनेंशियल भी अफ्लुएंट नहीं होते थे। तो जो स्कूल अवेलेबल भी वही था कि एक बोरा चट्टी हमारे यहाँ होता था, वो लेकर जाना होता था, वहाँ पे हम लोग बिछा के पढ़ते थे और फिर घर आके लालटेन के थ्रू हमारी पढ़ाई होती थी। तो ये जर्नी हमारी क्लास 5 तक रही। फिर मेरे फादर की जॉब थी इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो वहाँ के छपरा में शिफ्ट हुए। तो एक शहर था और वो एक बड़ा शहर था, वहाँ पे एक बड़े स्कूल में, सरकारी स्कूल ही था, उसमें प्राइवेट का कंसेप्ट तो नहीं था। तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ पे इससे मेरी एक नए तरह के माहौल में आया और बहुत ही लोअर एवरेज में कहूँगा कि 10th में मेरे शायद सेकंड डिवीज़न था। इंटर में आया तो बड़ी मुश्किल से 60% क्रॉस किया, है ना? उसके बाद मैं पटना के लिए आगे बढ़ा वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए। तो वहाँ मेरी बीकॉम हुई और एमकॉम हुई और 98 में मैं दिल्ली आया। जब दिल्ली आया था तो उस समय मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया 98 में। आपको बताऊँ कि बिहार का परिवेश है, आखिर गौरव की बात है, लेकिन एक चीज़ कमी रहती है वहाँ को इंग्लिश को लेके। तो यहाँ भी आया तो वो बड़ी दिक्कत थी कि मैं हिंदी मीडियम ही था और यहाँ पे इंग्लिश की जद्दोजहद में जो सीएस कोर्स था, उसे मुझे समझने में ही 2-3 साल लग गए। बाद में समझा और धीरे-धीरे फिर मेरे ग्रुप्स निकलते गए और थोड़ी पढ़ाई रुकी सी। उस दौरान स्ट्रगल भी काफ़ी हो रहा था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिया लॉ का, डीयू में मेरा वहाँ पे एंट्रेंस क्लियर हुआ और मैंने वहाँ पे लॉ की अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट से मैंने अपनी प्रैक्टिस एक जूनियरशिप में स्टार्ट की, जहाँ उस दौरान में मुझे लग रहा है कि शायद ₹500 मुझे मिलते थे पूरे दिन के। ये बात है 2002-3 की। तब तक मेरा सीएस का भी एग्जीक्यूटिव होता है, वहाँ पे 2 टर्म होते हैं कि इंटर होता है और फाइनल होता है। तो इंटर भी मेरा निकला था। इंटर निकलने के बाद मैंने वहाँ की भी ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग करने के बाद लाइफ बड़ी स्ट्रगल चल रही थी, तो 2004 से मैंने अपनी करियर स्टार्ट किया कॉर्पोरेट के अंदर में। तो मैंने कंपनीज़ में करीब 2011 तक काम किया। 2011 तक मैं लीगल हेड था फ्यूचर ग्रुप का। उनके एक सेगमेंट को मैं हेड कर रहा था। फिर वीडियोकॉन टेलीकॉम में गया, जो 2G स्कैम लिटिगेशन हुआ था, वो मुझे हैंडल करने का मौका मिला। सन 2012 में मैंने जॉब छोड़ी और अपनी प्रैक्टिस में आ गया। प्रैक्टिस में आया तो तमाम लोग वकालत की प्रैक्टिस में आते हैं या फिर कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस में आते हैं। मैंने सोचा मुझे कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है जो आज तक कभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया। तब मैंने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया, वन कॉल कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस। मीन्स कंपनीज को अगर एक कॉल पे काम करना है पूरे हिंदुस्तान में, कोई ऐसी फॉर्म है जो कर पाए। तो मैंने पूरे इंडिया में उस समय करीब 650 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, अब तो करीब 723-24 है। तो मैंने ये करा कि मैं पूरे इंडिया में एक ऐसी लॉ फर्म सेटअप करूंगा जहाँ की हर एक छोटे शहर में भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो और हम वहां से काम कर सकें। हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और कंपनीज आती गई, बड़ी कंपनीज आती गई और आज की डेट में हम लोग करीब 650 जिलों में काम कर रहे हैं। वहाँ पे उनके चाहे सिविल केसेज हो, क्रिमिनल केसेज हो, कॉर्पोरेट से रिलेटेड हो, कंपनीज के लिए हम लोग सर्व कर रहे हैं। तो एक बेसिकली कंपनीज के लिए करते हैं, उनके लिए जो सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस या फिर कॉर्पोरेट से रिलेटेड केसेस होते हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड होते हैं, इस तरह के केसेस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे पास करीब 45 लोगों की टीम है और पूरे इंडिया में जो नेटवर्क है वो करीब 1000 प्लस
लॉयर एंड कंपनी सेक्रेटरीज का नेटवर्क है जिनके थ्रू हम काम कर रहे हैं। अवनीश जी, शुरुआत आपने की, पहले तो एक गाँव से अ, आना, पढ़ाई करना, फिर एक कंपनी स्टैब्लिश करना। कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं, नहीं हो पाएगा, छोड़ देता हूँ? अ, और अगर कभी ऐसा लगा भी, तो वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपको प्रेरणा मिली और आपने कंटिन्यू किया और आज आप यहाँ हैं? देखिए, जिंदगी में मैंने ऐसे आपने जो कहा कितनी बार बोला लगा, मुझे लगा कि मुझे बहुत बार लगा मुझे कि शायद मुझसे नहीं होगा। मुझे लगा कि शायद जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे जैसा परिवेश से आया हुआ, गांव से आया हुआ बंदा जो कि बहुत ही एवरेज क्लास का बंदा है, उसके बस में है नहीं। लेकिन मैंने जिंदगी में एक चीज देखी थी कि हार नहीं मानना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल से लिखता मिटाता हूँ। तो वो जो था ना, मुझे हमेशा रहता है कि कैसे हो क्यों नहीं सकता है, मैं करके दिखाऊंगा। तो शायद जब दिल्ली में आया था तो मैं डाबरी एक जगह है जहाँ की जनरली जो बिहारी लोग आते हैं, जो पलायन करके आते हैं, जनरली बिहारियों को दिल्ली में, जब मैं कहूँ 98 99 के बाद, तो उस समय सबसे लोअर दर्जे में देखा जाता था कि ऐसे बिहारी का मतलब रिक्शा चलाने वाला, फल बेचने वाला, वैसे लोगों को माना जाता था। तो वो जो मोहल्ला था, सीतापुरी करके जगह थी, वहां भी वैसे ही लोग रहते थे, मैक्सिमम लेबर क्लास के। एक रूम में 15-15 लोग रह रहे हैं। वो ना एक माहौल था। मुझे लगता था कि क्या मैं यही आके मैं दिल्ली में यही सब करूंगा क्या? तो मैंने कहा नहीं, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी स्पेस, जगह चेंज करता हूँ, अगर मुझे बड़ा बनना है। तो मैंने हमेशा, जब भी लगा मुझे कि नहीं, अब एक स्टेज मुझे आ रहा है और मुझे कुछ नया करना है, तो हमने नया उसको करना स्टार्ट किया। खुद से मेहनत की, ऊपर वाले ने मदद किया, और जो आसपास का जो इकोसिस्टम है उसमें मदद करने में मुझे सहयोग किया। देखिए, क्या था कि आपको माना ये जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल्स, चाहे वो लॉयर हों, कंपनी सेक्रेटरीज हों, या इस तरह के लोग हैं, फर्स्ट जनरेशन वाले लोग कर नहीं पाते हैं। ये बहुत मतलब अगर आप किसी से बात करेंगे तो कहे नहीं, मेरे 2 पुश्तों के लोग लॉयर हैं, 3 पुश्तों के लॉयर हैं, तभी ये चलता है ना? क्योंकि लॉयर की एक्चुअली जवानी होते हैं 50-60 के बाद, है ना? तो मैं भी आया था तो मुझे लगा कि क्या अगर ऐसा है तो क्या फर्स्ट जनरेशन का तो कभी बन ही नहीं सकता है। और नेपोटिज्म है भी, यहाँ खूब नेपोटिज्म है। आए दिन आप जो सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के में जो जजेज होते हैं उनके बेटे जजेज बनते हैं। बड़े जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्हीं की फैमिली आगे बढ़ती है, लॉ फॉर्म में 150 साल से चल रही है, उनके लोग आगे बढ़ते हैं। तो माना यही जाता है कि एक आम लॉयर लॉ फॉर्म की तरफ फर्स्ट जनरेशन तो नहीं जा सकता है। मैंने कहा कि मैं बड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ, और मैंने कहा कि मैं ये करके दिखाऊंगा। तभी मैंने जब 2012 में जब मैंने जॉब छोड़ी, मेरी सैलरी करीब 2.5 लाख रुपए महीने की थी। एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जो लोग भी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए इस मोटी सैलरी पे छोड़कर आपको जीरो पे आना एक बड़ा टफ डिसीजन होता है। मैंने उस समय डिसीजन लिया, और मैंने कहा कि जब आऊंगा तो मैं एक यूनिक तरीके से आऊंगा, आम लोगों की तरह काम नहीं करूंगा। और जब यूनिक तरीके से आया तो मेरे अंदर वो जज्बा भी था। मैंने निकाला कि मार्केट में गैप कहाँ है। मैंने देखा कि जो जितनी बड़ी लॉ फॉर्म है वो सारे बड़े काम करती हैं। सबको चाहिए कॉर्पोरेट में काम करना, सभी को दिल्ली करना है, मुंबई करना है, चेन्नई करना है, बैंगलोर करना है। हमारे जो जैसे लोग कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा कि ऐसी स्पेस ढूंढता हूँ जहाँ छोटे छोटे काम करके हम बड़ा कैसे बन सकते हैं। तो वो मैंने देखा कि ये गैप था पैन इंडिया लिटिगेशन में। छोटी लिटिगेशन थी, कंज्यूमर लिटिगेशन थी, जो छोटे शहरों में कोई जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा कि नहीं, मैं छोटे शहरों के लिटिगेशंस को छोटे छोटे काम करके मैं बड़ा बनूंगा। और आज का दिन है। आज मुझे लगता है कि मैं बड़ी लॉ फर्म को compete कर रहा हूँ। आने वाले 5 सालों में शायद मैं इंडिया की टॉप 5 और टॉप 10 लॉ फर्म में मेरी फर्म भी जरूर आएगी। और जिस सेगमेंट में मैं कर रहा हूँ, दावे से मैं कह सकता हूँ, करीब हम लोग 15,000 केसेस कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में शायद ही ऐसी कोई लॉ फर्म होगी जो 15,000 केसेज और 650 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही होगी। बिल्कुल, तो आगे बढ़ने की प्रेरणा तो सचमुच काफ़ी इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी से। अवनीश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक लॉ फ़र्म को मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है? जब आप बड़े-बड़े कॉर्पोरेट केसेस डील कर रहे हैं, 650 सिटीज़ में सर्व कर रहे हैं, कितना डिफ़िकल्ट है और कैसे मैनेज करते हैं इसको?
देखिए, मैं आपको जब मेरी करियर शुरुआत ही हुई थी, जो 2012 की मैं आपको घटना बता रहा था, जब मैं 2.5 लाख की सैलरी पे जॉब छोड़ कर आया था। उससे पहले एक लास्ट असाइनमेंट थी, जब मैं वीडियोकॉन टेलीकॉम में काम कर रहा था। तो इंडिया में 2G स्कैम लिटिगेशन हुआ था, आपको नहीं सुना होगा। 2G स्कैम हिंदुस्तान की सबसे बड़ा लिटिगेशन था। मैं कहूँ कि उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज थे, लॉयर्स थे। सबसे ज्यादा पैसा लॉयर्स ने कमाया था। सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ था, आम लोगों का नुकसान हुआ था। और अच्छे खासे लोगों की नौकरी छूटी थी, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई थी उस स्कैम में। कई लोगों की जो सरकारी लोग थे उनकी नौकरी गई थी। कई नेता अंदर हो गए थे। पता नहीं पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या नहीं हुआ था। और एंड एंड रिजल्ट सबको पता है कि क्या हुआ, है ना। सब बरी हो गए और सब आज मंत्री बन के वहां बैठे हुए हैं। तो वो केस जो था ना, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा केस था मेरे लर्निंग के लिए। और मुझे शायद उसने मेरी एक नींव भी रखी कि मैं किस तरीके को, किसी भी चीज को हम बड़े तरीके से सोच सकते हैं। और चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितनी बड़ा केस हो, आपको उसे आसानी से लेना है और उसे अपने दिल से नहीं लगाना है। जैसे आप कभी डॉक्टर्स को देखते होंगे, डॉक्टर अभी कभी भी किसी का ऑपरेशन करते हैं तो दिल से नहीं लगाते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग किसी के लिए केस लड़ रहे होते हैं, तो एक अच्छा वकील वही होता है जो अपने क्लाइंट के लिए दिल नहीं लगाता है, ना उस केस पे दिल लगाता है। बिल्कुल, तो ये एक सीख उन लोगों के लिए जो वकालत में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये भी सवाल आपसे अवनी जी कि आज के टाइम में लोगों को लीगली अवेयर होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि कानून के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, लोग कानून को अपने हाथ में भी ले रहे हैं और कभी-कभी न्याय मिलने में भी लोगों को बहुत वक़्त लग जाता है और कुछ तबका ऐसा है जिन्हें अपने राइट्स के बारे में ही पता नहीं है। तो कितना ज़रूरी है और ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी लीगल जो सेल है, वहाँ पे आप वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। तो कैसे समाज को अवेयर करने के लिए जो जीकेसी है वो काम कर रहा है और कितना ज़रूरी है लोगों को लीगली अवेयर होने की? देखिए, बात जब जीकेसी की लिया तो आज मैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी, जो हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं जीकेसी के, उनको मैं आज जरूर याद करूंगा, उनके अच्छे काम को। और उन्होंने जिस तरीके से ये संस्था बनाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे विश्व से जिस तरीके से उन्होंने कायस्थों को जोड़ा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वो एक नेता है और बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि वो बड़े अच्छे इंसान हैं। मैंने आज तक बहुत सारे मैं लोगों से मिला हूँ और जनरली पॉलिटिशियंस को लेके मेरे उनसे मिलने से पहले मेरे विचार थोड़े अलग थे। और उनसे मिलने के बाद मेरे विचार बदल गए। वो हर किसी। बिल्कुल, मैंने भी उनसे मुलाकात की है और मैंने मैम से भी मुलाकात की, दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। लगता नहीं है कि वो इतने बड़े पर्सनैलिटी हैं, खुल के बात करते हैं, सामाजिक चीज़ों पे बात करते हैं, तो मिल के काफ़ी सचमुच पॉज़िटिविटी काफ़ी आती है। जी। तो पॉजिटिविटी के साथ एक खास बात उन लोगों में ये है कि ये लोग जो प्रोफेशनल्स की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सब लोगों को लगता है, नेताओं को जनरली ये लगता है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। उनको लगता है कि आप किसी को भी सब उनके कहने पे चल सकते हैं, सारी दुनिया उन्हीं पे चलती है। बट इन दोनों को मैंने ये देखा है कि इनको प्रोफेशनल्स को लेके, चाहे वो लीगल से हो, चाहे मीडिया से हो, चाहे जर्नलिज्म से हो, चाहे मैं कहूँ किसी भी सेक्टर से हो, वो इस तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं, जो उस तरीके से टाइम की कीमत समझते हैं। शायद मैंने कभी जिंदगी में कभी किसी संस्था को ऐसे ज्वाइन नहीं किया था। पहली बार मैं उनसे इंस्पायर होके कि मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया। तो और ये काम हम लोग लीगल अवेयरनेस पे जीकेसी भी काम कर रही है काफी हद तक। और ना कायस्थों को ही नहीं, ओनली जो लोग हैं सबको ही हम अवेयरनेस का हम काम कर रहे हैं। अब बात आती है, आपने कहा कि अगर मैं अब पूरे भारत की कहूँ या उस तरीके से कहूँ, तो लीगल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट आल दो इनिशिएटिव ले रही है, बट वो काफी नहीं है। काफी इसलिए नहीं है कि आपने कहा कि न्याय मिलने में बहुत वक्त लग जाता है। पुलिस तंत्र है वो सच में बहुत खराब है। पुलिस के यहाँ अगर जाने से, आप कोई गुंडो बदमाश के यहाँ जाने से डर नहीं लगता है, पुलिस के यहाँ जाने से जरूर डर लगता है। इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ पड़ा है। लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, कोर्ट जाते हैं, जाने जाने से पहले सोचते हैं जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पैसे भी लग जाएंगे, वकील है वो बहुत पैसा लेंगे, जजेस डेट पे तारीख डेट दे देंगे। तो ये जो माहौल क्रिएट हुआ है ना, मुझे लगता है इसमें जरूरत है, सरकार को भी जरूरत है संयम होने की। इसमें जरूरत है जुडिशियरी को भी बहुत जरूरत है कि लोगों की बात समझे। देखिए, लॉयर्स के लिए मैं बिल्कुल क्लियर कहूंगा और लीगल प्रोफेशनल्स के लिए, वो हमेशा साथ दिया है लोगों ने, लोगों का।
चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे वो बी आर अम्बेडकर हों, या जो लोग भी हम हमारे यहाँ सहितानंद सहाय हों, जो लोग भी हैं, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है कि किस तरीके से लीगल सिस्टम ठीक हो। बट क्या है कि गवर्नमेंट और इच्छा शक्ति, जैसे अब मैं अभी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पॉश पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक संस्था चलाता हूँ, पिंक एंड ब्लू, जो पूरे इंडिया में करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को हमने ट्रेन किया है। आपको पॉश की लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन पे, आज ये लॉ पास हुआ था 2012 में, आज तक 99% जगह लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है। महिलाओं की बात करें तो सिर्फ वर्क पार्टिसिपेशन सिर्फ 18% का है, जबकि आधी आबादी, डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी भी बोलते हैं कि आधी आबादी का रिस्पेक्ट तो हमें करना ही है, और आधी आबादी की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उनको भी उतनी जगह बनती है। तो वो क्यों 18% और 21% पे काम कर रहे हैं? क्यों नहीं वो भी 50% तक आ रहे हैं? जैसे कभी रिजर्वेशन की बात हो, कभी एक्स्ट्रा चीज की बात हो, तो सभी लोग खुल के बाहर आ जाते हैं। बाबा, उनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो दीजिए। लेवल प्लेइंग फील्ड आप देंगे नहीं तो कैसे कोई काम करेगा? तो क्या लगता है कमी किस साइड से हो रही है? कमी कहाँ पे दिख रही है आपको? गैप कहाँ पे नज़र आ रहा है? देखिए, क्या है कि जिसके पास जो है ना, वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे आपने, मैं लीगल अवेयरनेस की बताऊं, तो हर कोई ना अपने को, चाहे वो मैं सरकार की बात कहूँ या मैं जुडिशरी की बात कहूँ या फिर पुलिस तंत्र की बात कहूँ, वो लोग लीगल अवेयरनेस चाहते तो है क्रिएट हो जाए, बट रिजॉल्व करने के लिए जरूरी है कि अगर जुडिशरी है, जुडिशरी की इच्छा शक्ति हो ही गई और नंबर ऑफ जजेस पूरे नहीं हुए, तो कैसे होगा? अब नंबर ऑफ जजेस पूरे करने का काम है सरकार का। पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस का नंबर भी कम है, पुलिस के ऊपर कंट्रोल नहीं है उस तरह का, है ना? तो जब पुलिस के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं करेगी, क्योंकि अगर पुलिस ने अपना काम सही ढंग से करना स्टार्ट किया तो कानून व्यवस्था तो वही खत्म हो जानी है, वहीं से सब कुछ ठीक हो जाना है। तो जो सबसे नीचे लेवल जिनके हाथ में दिया हुआ है ना, वो पुलिस को दिया हुआ है। पुलिस अपना काम ठीक से करती नहीं है, औने पौने तरीके से एफआईआर लॉन्च करेगी, एफआईआर लॉन्च ही नहीं करेगी। हिम्मत है आप किसी छोटे शहर में आप चले जाओ, आप चले जाए, वकील चला जाए या कोई चला जाए, वो एफआईआर लॉन्च कर दें? मर्डर केस, रेप में तो एफआईआर नहीं लॉन्च करते हैं, छोटी मोटी में तो वो उन लोगों की बात ही अलग है। पैसे, ब्राइब इतना इन्वॉल्व है उन लोगों में कि कुछ का कुछ फाइल करते हैं। तो वो जो सिस्टम है ना, जो जिनको हाथ में नीचे दिया हुआ है, जो कानून व्यवस्था को ठीक करेगा, सबसे पहले जरूरत है कि सरकार को उनके लिए व्यवस्था ठीक करने की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी पुलिस ही करप्ट है, बिल्कुल नहीं है, अच्छे लोग हैं वहां भी। लेकिन क्या है ना, जब आप 100 लोग हैं, 100 में 90 वैसे होंगे, तो 10 गड़बड़ होगा तो मामला तो वैसे ही होगा ना। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक जरूरत है उस चीज को शायद ठीक करने की, उसमें गवर्नमेंट ही ठीक कर सकती है। और लीगल अवेयरनेस से आम लोग जब अपनी लीगल अवेयरनेस के लिए और अपने राइट्स को लेके थोड़ी आवाज उठाएं। नहीं तो होता क्या है कि हम लोग चलते हैं और एक गलती हो रही है, हम लेट गो करते हैं, छोड़ो ना, मेरा क्या जा रहा है। तो आपका नहीं जा रहा है, आपके जैसे हो सकता है किसी और का जाए। तो मेरा मानना यही है। पिंक एंड ब्लू के बारे में आपने बताया, जो एनजीओ आपकी पॉश पे काम करती है। आज के टाइम में ना कुछ केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि मर्दों को लेकर भी बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जहाँ पर उनको भी हरास किया जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, क्राइम काफ़ी ज़्यादा, पुरुषों के साथ अत्याचार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। क्या लगता है कि ये एक सवाल अब ये लगातार उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड हो रहा है कि क्या पुरुषों के लिए कोई कानून बनने की ज़रूरत है? देखिए, दो पहलू है यहाँ पे। पहली राय तो ये है कि जो कानून, मैं कहूँ कि पॉश पे पहले मैं बात करता हूँ। पॉश सिर्फ लॉ बनाया गया था वुमेन के लिए, और सच में वुमेन के लिए है, क्योंकि एक भंवरी देवी राजस्थान से बिलोंग करती थी और एनजीओ में काम करती थी, पढ़ी लिखी लेडी नहीं थी, उनके साथ रेप हुआ और उनके रेप जैसी घटना भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। और जिस संस्था में काम कर रही थी, वो संस्था भी उनको सपोर्ट नहीं किया। उनको जब वो लोग गए तो उनके अगेंस्ट में ऑर्डर आया, लोअर कोर्ट से भी आया, हाई कोर्ट से भी आया, जाकर सुप्रीम कोर्ट में उनको न्याय मिला। अब जब सरकार ने कहा कि नहीं ठीक है, हम इस तरह की एक ऐसा एक लॉ पॉश एक्ट हम बनाते हैं और एक आईसी कमेटी बनाते हैं। आईसी कमेटी, इंटरनल कमेटी का काम वो है कि वो अपने जिस कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, जहाँ 10 और 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां अपनी एक कमेटी डेवलप करें। और कभी भी किस तरह की कंप्लेन होती है, कभी भी किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, क्योंकि सवाल क्या है कि सेक्सुअल हरासमेंट
शायद ही कोई ऐसी महिला है जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ हो। शायद ही नहीं, 100% लोगों के साथ हुआ है। होता क्या है कि आवाज हम नहीं उठा पाते हैं। तो जब आवाज नहीं उठा पाते हैं तो आप काम कैसे करते हैं? काम ऐसे ही करते हैं कि कई लोग जो मेल मेंबर इस तरह के लिए आवाज उठाते हैं, तो आप इस बात को पूजा जी अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगी कि जब आपको 10 लोग गंदी नजरों से देख रहे हो, तो आप अपने को संभालेंगे या फिर अपने वर्क पे परफॉर्म करने पे आप विचार करेंगे, है ना? एक आम आदमी अगर एक मेल मेंबर को मैं खड़ा बैठा दूं और वहां 4 लोग मशीन गन लगा दे सर पे और बोले कि ठीक है, अब आप क्रिएटिव लाइए और क्रिएटिविटी लाकर अब आप काम करके दिखाइए, नहीं कर पाएंगे। शायद एक महिला के साथ जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रही होती है, जब उनका बॉस या उनका साथी या उनके आसपास के लोग गलत गलत तरीके के कमेंट कर रहे हैं, गलत नजरों से उनको देख रहे होते हैं, उस समय वो परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो आप उनके लिए तो एक आईसी कमेटी है, तो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो आईसी कमेटी बनने नहीं देना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि कभी कंप्लेन आए, वो नहीं चाहती है कि कभी इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन हो। शायद इसीलिए 99% जगह अभी भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और ना सरकार एक्शन ले रही है, ना जो जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक्शन ले रहे हैं। अब आते हैं जो मेल के साथ हो रहा है उस पे दूसरे पहलू पे। यहाँ पे क्या है कि जो लॉ बना, ये तो क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं कमजोर हैं। अगर कमजोर होती तो रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग नहीं होते हैं जो उस समय में आंदोलन खड़ा कर सकते थे। मदर टेरेसा जैसे लोग नहीं होते, जिस समय कुछ भी नहीं था, सोशल मीडिया और कुछ भी नहीं था, तब भी खड़ा हुआ, और पता नहीं कैसे कैसे लोग पैदा हुए हैं। तो उनमें हिम्मत की तो कमी नहीं है ना? अब हुआ कि जो डाउरी से रिलेटेड दहेज की प्रथा, आप देखिए कि दहेज की प्रथा आज से 10 साल पहले का परिवेश। आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, और मैं कहूँ बिहार यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कहूँ कि जिस तरीके से दहेज था कि अगर एक लड़की घर में पैदा हो गई तो ये माना यह जाता था कि अब तो ये ना कर्स हो गई, कि इसके ये तो आ गई, अब तो मुझे आज से दहेज जमा करना है, और उस दहेज जमा करने के चक्कर में लड़कियों की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होती थी, है ना? अ, अवनीश जी, कंपनी सेक्रेटरी का भी इलेक्शन आपने जीता है, उसके लिए आपको बधाई। दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप थोड़ा समझाएं कि ये क्या है, कैसे वो इसमें अगर आना चाहते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो विस्तार में थोड़ा दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। तो क्या है कि पूरे इंडिया में कंपनीज, आपको पता है, अगर बिजनेस रन करने के लिए कंपनी के थ्रू रन करते हैं। अगर बड़ी बिजनेस होती है तो प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप कंपनीज हैं, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। आगे जाके वो कंपनीज लिस्टेड होती है। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में जो कंपनीज के लिए बेसिकली एक कोर्स आया, कंपनी सेक्रेटरी। तो 3 इंस्टीट्यूट, भारत सरकार ने 3 इंस्टीट्यूट बनाए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए, सीएस और सीएमए। तो ये कंपनी सेक्रेटरी है जो कि पूरे इंडिया में करीब 75,000 मेंबर्स हैं। मेंबर्स का मतलब है जो आज तक सिर्फ 75,000 लोगों ने पास किया है। तो आप, है ना, पूरे हिंदुस्तान में, और आज करीब 40-50 साल हो गए इस कोर्स को चलते हुए। तो रिजल्ट काफी कम आते हैं, और 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है। अपॉर्चुनिटी इनॉर्मस है सीएस की आज की डेट में, और जितनी भी कंपनीज या जो भी कोई बिजनेस के बारे में सोचता है, तो कंपनी सेक्रेटरी इज द फर्स्ट पर्सन हु हेल्प टू दोज पर्सन। अब चाहे वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करना हो, प्रोप्राइटरशिप बनाना हो, पार्टनरशिप बनाना हो, तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी का रोल होता है। कंपनी में मर्जर हो, डीमर्जर हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, या आज की डेट में आप इंसॉल्वेंसी के केसेस के बारे में सुनते होंगे। तो इस तरीके से करीब 200 से ज्यादा लॉज पढ़ाते हैं यहाँ पे। और आपको जॉब में बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी कुछ एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद वहाँ कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है ना? बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो कंपनी सेक्रेटरी के सर्टिफिकेशन के बिना फाइल नहीं होते हैं। बहुत सारे जगह सेक्रेटरियल ऑडिट्स होते हैं। तो इस तरह की काफी तरह की तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं जो कंपनी सेक्रेटरी के पास है। तो ये कहूँ कि आज की डेट में जो भी सीएस पास करता है, 100% उसको कहीं ना कहीं जॉब लग जाती है, और जॉब भी अच्छी जॉब लगती है। और आगे जाकर यही लोग अलग अलग कंपनीज में जाके प्रैक्टिस भी करते हैं, और जॉब की अपॉर्चुनिटी, तो दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी है। तो कोर्स काफी अच्छा है। और मुझे एक मौका मिला कि जब मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, और मैं काफी सालों से, मैं कहूँ मैं दिल से कंपनी सेक्रेटरी हूँ। प्रोफेशन में बेशक लॉ का कर रहा हूँ और एलएलबी चलाता हूँ, बट सीएस मेरा पहला प्यार है। मैं दिल्ली में सीएस करने ही आया था, तो वहाँ के लिए मेरा था, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ के लिए मुझे कुछ करना है। तो मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और इलेक्टेड मेंबर का बड़ा रोल होता है उस इंस्टीट्यूट को चलाने में।
तो अच्छे मत से जीता और आज की डेट में मैं नॉर्थ इंडिया का सेक्रेटरी हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ग्रोथ करे, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिले लोगों के लिए, अलग-अलग तरीके की। तो ये सब रोल है हमारा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी मुझे लगता है दर्शकों को आपने दी है अवनीश जी। जाते-जाते एक छोटा-सा सवाल ये रहेगा कि जो बच्चे इस प्रोफ़ेशन में आना चाहते हैं, किन ख़ास बातों का ख़्याल उन्हें रखना है और कैसे-कैसे वो अपना रास्ता चुनें? देखिए क्या है कि आज के टाइम में सबसे मैं कहूँ कि प्रोफ़ेशन क्या है ना कि टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जैसे आपको याद होगा 20 साल पहले सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स आते थे। कोई भी होता था तो सबसे ज़्यादा इंजीनियर बनो, फिर गवर्नमेंट जॉब का होता था। अब आज के टाइम में पिछले 5-10 साल से वकालत का चल रहा है कि सबसे ज़्यादा लॉ करना, सीए करना, सीएस करना, ये प्रोफ़ेशन अभी उस तरीके से टॉप पे जा रहा है। बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो कि इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी काम उस पे कर रही है। तो अपॉर्च्युनिटी काफ़ी बढ़ी है। जब अपॉर्च्युनिटी बढ़ी है तो आपको टफ भी हुआ है। तो मैं पहले ही बता दूँ कि जो लोग लॉ कर रहे हैं तो आज के डेट में नेशनल लॉ कॉलेजेज हैं, क्लैट के थ्रू उनका एडमिशन होता है। तो बहुत टफ प्रोसेस है। चाहे बड़े अच्छे कॉलेजेस भी हैं, छोटे कॉलेजेस भी हैं, तो हर तरह के कॉलेजेस हैं। बट मैं कहूँ अपॉर्च्युनिटी इनॉर्मस है। तो जो भी लॉ पास करने के लिए आपको एक तो है कि थोड़ा-सा आप में जज़्बा बड़ा होना चाहिए। जज़्बा इसलिए बड़ा करने की ज़रूरत है कि शायद एक ऐसा प्रोफ़ेशन है ग्लैमर की दुनिया के बाद भी कहूँ या उससे, फ़िल्मों की दुनिया में लोग पूरे प्रोजेक्ट को करने के बाद 3-4 करोड़, 5 करोड़ कमाते हैं। यहाँ एक-एक वकील हैं जो 1 दिन की हियरिंग में पर डे करोड़ कमा के जाते हैं। ऐसे भी लॉयर हैं। तो यहाँ पे इनकम बहुत बड़ी है और तो अब जब इनकम बड़ी है तो आपको मेहनत भी काफ़ी लगना है। तो थोड़ा-सा मेहनत है, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी इसमें आना चाहते हैं, उनको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पढ़ाई है, क्योंकि आज के डेट में जब तक हम पढ़ाई हमने छोड़ा तो वकालत नहीं चल सकती है। और हमारे में एक बोला जाता है, कहावत होती है कि हम लोग ना एक तरीके से लीगल डॉक्टर हैं। हमारे पास लोग ना बीमारी लेकर आते हैं, जैसे डॉक्टर के पास बीमारी लेकर मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। हमारे पास आते हैं लोग अपनी समस्या लेके। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में लीगल प्रोफेशन जो है वो सेकंड नोबेल प्रोफेशन माना जाता है। नोबेल प्रोफेशन इसीलिए कि फर्स्ट डॉक्टर होते हैं, उसके बाद हम लोग होते हैं। इसीलिए कि हम लोग ना सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली लिटिगेशंस हो, चाहे आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो, कहीं कोई भी फँस रहा है, हम उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ सॉल्यूशन नहीं होते हैं, वहाँ भी हमारे अंदर कहावत है, जहाँ ना पहुँचे कील, वहाँ पहुँचे वकील। तो तो जहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वहाँ हम लोग बैठे हैं जहाँ पे रास्ता दिखाने के लिए। तो ये रास्ता दिखाएँगे कैसे? जब हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो जो आने वाली जनरेशन के लिए मुझे यही कहना है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आकर शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। अगर लंबे टाइम में कुछ करना चाहते हैं, तो वकालत है। आप सोचें कि लॉ मैंने आज किया और आज मैंने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स किया, आज ही मैं करोड़ों पे चला जाऊँ, नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन आप लगातार 5 साल, 10 साल मेहनत करते रहें, तो ज़रूर होने वाला है। एक मिथ है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं बन सकता है। मैंने इस मिथ को झुठलाया है और मेरे जैसे तमाम लोग हैं जिन्होंने इस मिथ को झुठलाया है कि फर्स्ट जनरेशन भी लोग काम कर सकते हैं। सेकंड ये होता है कि मुझे कभी ना किसी गॉडफादर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं, आप बोलने में अच्छे हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, तो आपके लिए ये फ़ील्ड बिल्कुल खुला हुआ है। हिंदी मीडियम है, ऑल्दो इंग्लिश में ही सब जगह बहस होती है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर हिंदी मीडियम भी है, तब भी कोई चिंता का बात नहीं है। बिल्कुल। अवनीश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू आपको, थैंक यू पूजा जी, आपने इस तरह का मुझे मौका देने के लिए इस पॉडकास्ट में। और थैंक यू जीकेसी का भी, जो ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस पूरे इंडिया में अच्छे-अच्छे हीरो को मैं कहूँगा, जो चुनकर राजीव रंजन प्रसाद जी और अग्नि भाभी जो लेकर आए हैं। आपके जैसे लोग, नवीन जी हैं और तमाम जो अलग-अलग इसमें हेड कर रहे हैं, वो लोग हैं। उनके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से ही हम लोग और इनका हर एक मेंबर जो जीकेसी का है, वो अलग-अलग एरिया में लोगों तक अच्छी बातें पहुँचा रहा है और अच्छा काम कर रहा है। तो आपको भी धन्यवाद इस जीकेसी टॉक शो चलाने के लिए। थैंक यू सो मच।